नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए आप लोगों को दी जाती है। किसके लिए? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए डेली आप लोगों को हिंदी की क्लास हमारे द्वारा दी जाती है। ये तीनों के सिलेबस अर्थात यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को अच्छे से देखा गया, उसके बाद एनालिसिस किया गया। एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को ये क्लासें दी जाने का काम किया जा रहा है हमारे द्वारा। हिंदी की आज 13वीं नंबर क्लास है। हिंदी की आज 13वीं क्लास है, 13 नंबर क्लास, जिसको हम लोग हिंदी भाषा के विकास के बारे में जाने हैं, साथ साथ हिंदी में हिंदी व्याकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण के कुछ पार्ट को हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हिंदी व्याकरण में हम लोग अव्यय को पढ़ने का काम करेंगे। किसे? अव्यय को पढ़ने का काम करेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लास भी देखिएगा, तभी आगे की चीज़ें जो है आप लोगों की समझ में आएगी। क्योंकि जो भी आगे की चीज़ें हैं वो पिछली क्लासों से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। ठीक, तो आप पिछली क्लास को भी देखिएगा ज़रूर। उसका लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो पिछली क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पिछली क्लासों का लिंक ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लासें हमारे द्वारा दी जा रही हैं वर्तमान में। जैसे अगर बात करें तो पहली क्लास सुबह आप लोगों को बाल विकास की दी जाती है, दूसरी क्लास शाम को आप लोगों को दोपहर में हिंदी की दी जाती है, और तीसरी क्लास रात में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में किसी भी पार्ट की क्लास, जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी इस समय चल रहा है, दोनों में से किसी एक का आप लोगों को दिया जाएगा। तो साथियों, हम लोग आज की क्लास में अव्यय को पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग अव्यय को शुरू करते हैं और अच्छे से डीपली पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले साथियों हम लोग जानेंगे कि अव्यय होता क्या है। अव्यय होता क्या है या अव्यय की डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे साथियों अव्यय की डेफिनेशन: ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, कारक, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, कारक, वचन आदि के कारण, वचन आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाता है। कोई विकार नहीं आता, विकार माने परिवर्तन, कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। साथियों, इनका जो मूल रूप रहता है, यह मूल रूप स्थिर रहता है, अर्थात इनका मूल रूप जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। इनका मूल रूप अपरिवर्तित रहता है। अव्यय का मूल रूप अपरिवर्तित रहता है साथियों। कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। साथियों, जैसे अगर हम बात करें, इसमें कुछ शब्द आते हैं, इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों की बात करें तो जैसे हम कह दें आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु,
आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द साथियों जो आते हैं, कैसे इत्यादि शब्द जो आते हैं ये सभी अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, कारण, वचन, लिंग, पुरुष, कारक, वचन आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उसे अव्यय कहलाता, वह अव्यय कहलाता है। इसका मूल रूप जो होता है साथियों वह क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। मूल रूप अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। साथियों अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद? अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहले एक होता है साथियों अव्यय के 4 भेद होते हैं। चारों भेदों में बात करें तो सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय होता है। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां एक होता है जिसे निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। साथियों इसकी अगर परिभाषा हम लोग देखें, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं या ज्ञान कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं या ज्ञान कराते हैं, किसकी? क्रिया की ज्ञान कराते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। जैसे बात कर लें, उदाहरण की बात करें अगर, तो उदाहरण में हम कह दें कि मोहन मंद मंद रोता है। जैसे हम कह दें मोहन मंद मंद रो रहा है। मोहन मंद मंद रो रहा है। तो यहाँ साथियों जो मंद मंद है, यहाँ जो मंद मंद है साथियों, यह क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन है? क्रिया विशेषण अव्यय है। मोहन मंद मंद रो रहा है, तो मोहन का यह क्रिया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, पुरुष, कारण, वचन आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है तो वह अव्यय कहलाता है। इसका जो मूल रूप होता है वह परिवर्तित नहीं होता है। तो साथियों मोहन मंद मंद रोता है, तो यहाँ जो मंद मंद शब्द है यह क्रिया विशेषण अव्यय है। साथियों अर्थ के आधार पर देखा जाए तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर देखा जाए तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहले अगर बात करें तो सबसे पहले होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। साथियों स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात करें तो इसमें भी यह भी 2 प्रकार का होता है। जैसे अगर सबसे पहले बात करें
स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात करें साथियों, तो यह भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। ठीक, एक होता है स्थितिवाचक, दूसरा होता है दिशावाचक। तो साथियों इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें स्थितिवाचक के जैसे, तो इसमें लिखा जाता है कि सीता बाहर रो रही है। सीता बाहर रो रही है। क्या है साथियों? सीता जो है वह कहाँ? स्थानवाचक, हम लोग स्थितिवाचक की बात कर रहे हैं। पहला जो है स्थितिवाचक पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल को देख रहे हैं। तो हम कह दें कि सीता बाहर रो रही है। सीता बाहर रो रही है। तो साथियों सीता के जो रोने का स्थान है वह क्या है? बाहर है। सीता के जो रोने का स्थान है वह बाहर है। तो यहाँ सीता के रोने की स्थिति क्या है? बाहर है। तो यह साथियों क्या हुआ? स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यह है स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा साथियों जो होता है दिशावाचक। दूसरा क्या होता है? दिशावाचक। हम कह दें कि मोहन मेरे बाएं लेटा है। मोहन मेरे बाएं लेटा है। मोहन मेरे बाएं लेटा है। तो साथियों मोहन का जो मेरे बाएं लेटना है, मोहन का मेरे बाएं जो लेटना है वो यहाँ क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है कि मेरे किधर लेटा है? बाईं ओर लेटा है। तो ये दिशा है। तो ये साथियों हम लोग इसी को क्या कहेंगे? दिशावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दिशावाचक, ठीक, दिशावाचक अव्यय कहलाएगा। साथियों हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। चारों भेदों में पहला भेद हम लोग स्थानवाचक पढ़ रहे हैं। स्थानवाचक के भी 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्थितिवाचक, दूसरा होता है दिशावाचक। स्थितिवाचक के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने बताया आपको कि सीता बाहर रो रही है। तो सीता के जो रोने की स्थिति है वो कहाँ है? बाहर है। तो यहाँ जो बाहर शब्द है यह स्थितिवाचक अव्यय कहलाएगा। दूसरा मैंने दिशावाचक विशेषण अव्यय की बात किया मैंने आपसे, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताया कि मोहन मेरे बाएं लेटा है। मोहन मेरे बाएं लेटा है। तो मोहन के लेटने की जो दिशा है वो क्या है? मेरे बाएं है। मोहन के मेरे लेटने की दिशा क्या है? बाएं है। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं जो कि फिक्स होते हैं। स्थितिवाचक में साथियों आता है यहाँ, यहाँ, वहाँ, यहाँ वहाँ, बाहर, भीतर इत्यादि शब्द जो आते हैं वो स्थितिवाचक के अंतर्गत, स्थितिवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। दिशावाचक शब्द में भी साथियों कुछ शब्द आते हैं, जैसे कह दें इधर, उधर, दाएं, बाएं। ये सभी शब्द जो होते हैं साथियों ये स्थिति को दर्शाते हैं। किसे? स्थिति को दर्शाते हैं। इधर, जैसे हम कह दें कि रमेश मेरे किधर है, तो रमेश मेरे इधर है, इधर है। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ? दिशा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक साथियों, अब अगली बात हम लोग करेंगे इसी में क्रिया विशेषण अव्यय में। पहला पढ़ लिए हम लोग स्थानवाचक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक। क्या? परिमाणवाचक पढ़ेंगे हम लोग। आइए उसे भी देख लें।
और ऊपर से साफ कर दें क्या, थोड़ी जगह और मिल जाएगी। चलिए इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कालवाचक पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे? कालवाचक पढ़ते हैं हम लोग। कालवाचक, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण, अव्यय। कालवाचक, क्रिया विशेषण, अव्यय। कालवाचक, क्रिया विशेषण, अव्यय की बात करें साथियों, तो ये जो काल होता है यह समय का बोध कराता है। यह समय का बोध कराता है। यह समय का बोध कराता है। किसका बोध? समय का बोध कराता है। जैसे कह दें साथियों, यह भी दो प्रकार का होता है। कालवाचक जो अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है समयवाचक, और यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है समयवाचक, दूसरा होता है अवधिवाचक, तीसरा होता है बारंबारतावाचक। ठीक, तो पहले हम लोग समयवाचक की बात करेंगे। समयवाचक की बात करें साथियों, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मोहन आज नाच रहा है। इसके अंतर्गत हम कह दें एग्जाम्पल में, जैसे मोहन आज नाच रहा है। और इसी में अगर साथियों हम अवधिवाचक की बात करें तो कह दें यहाँ राम लगातार पढ़ रहा है। राम लगातार पढ़ रहा है। और अगर इसी में बारंबारतावाचक की बात करें तो राम हर बार, क्या? राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। राम लिख दें, प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक, तीन एग्जाम्पल लिखे मैं साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? समयवाचक की। तो सबसे पहले साथियों हम पढ़े कि मोहन जो है नाच रहा है। तो मोहन कब नाच रहा है? मोहन आज नाच रहा है। मोहन जो नाच रहा है वो कब नाच रहा है? मोहन आज नाच रहा है। तो ये जो है समयवाचक अव्यय होगा। कैसा? समयवाचक अव्यय होगा। ठीक साथियों, कैसा अव्यय होगा? समयवाचक अव्यय होगा। साथियों यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कि राम लगातार पढ़ रहा है। कैसा? राम लगातार पढ़ रहा है। तो साथियों राम कैसा पढ़ रहा है? राम लगातार पढ़ रहा है। कैसा? राम लगातार पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या है? जो लगातार है साथियों, यह क्या है? यह अवधिवाचक अव्यय है। कैसा? अवधिवाचक। राम जो है लगातार पढ़ रहा है, तो यह
अवधिवाचक अव्यय कहलाएगा। लेकिन साथियों तीसरा है जो राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहाँ जो प्रतिदिन शब्द है वह बारंबारतावाचक है। कैसा? बारंबारता को दिखा रहा है कि राम पर डे जाता है, अर्थात राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, गैप नहीं करता बिल्कुल भी। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, गैप नहीं करता बिल्कुल भी। बारंबारता उसके अंदर है कि बार बार वो जाता है। जैसे कह दें कि मोहन रोज चोरी करता है, मोहन प्रतिदिन चोरी करता है। तो ये जो प्रतिदिन शब्द है साथियों क्या दिखा रहा है? बारंबारता को दिखा रहा है। इसी तरीके से राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, बारंबार जाता है। दूसरा हम लोग पढ़े अवधिवाचक, तो राम लगातार पढ़ रहा है, राम लगातार पढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो लगातार शब्द है ये अवधि को दिखा रहा है। पहला हम लोग पढ़े साथियों कि मोहन आज नाच रहा है, तो मोहन कब नाच रहा है? आज नाच रहा है। तो ये समय को डिनोट कर रहा है, अर्थात समय को दिखा रहा है। ठीक साथियों, अगला हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक। क्या पढ़ेंगे? परिमाणवाचक पढ़ेंगे, तीसरा नंबर। परिमाणवाचक अव्यय। परिमाणवाचक अव्यय भी साथियों 5 प्रकार का होता है। परिमाणवाचक अव्यय 5 प्रकार का होता है। इसकी संख्या 5 है। इसकी संख्या 5 है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे साथियों। ठीक, जैसे पहला कहते हैं हम कि अधिकता बोधक परिमाणवाचक अव्यय। अधिकता बोधक, अधिकता बोधक अव्यय। अगर साथियों अधिकता बोधक की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं। जैसे हम कह दें बहुत, बहुत, अधिक, बड़ा। क्या हुआ? बहुत, अधिक, बड़ा, खूब, अत्यंत, खूब, अत्यंत, भारी इत्यादि शब्द जो आते हैं वो अधिकता को डिनोट करते हैं। ठीक साथियों, अगला जो होता है दूसरा, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, अधिकता बोधक के अगर एग्जाम्पल की बात करें साथियों तो हम कह दें मोहन अत्यधिक प्यासा है। मोहन अत्यधिक प्यासा है। तो मोहन के जो प्यासे होने की बात है साथियों, मोहन के जो प्यासे होने की बात यहाँ अत्यधिक में दिखाया जा रहा है, वह अधिकता बोधक अव्यय को प्रदर्शित कर रहा है। मोहन प्यासा तो है, लेकिन कितना प्यासा है? अत्यधिक प्यासा है। कितना प्यासा है? अत्यधिक प्यासा है। ठीक साथियों, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे हम कह दें वह, जैसे हम कह दें, जैसे चलिए हम मान लीजिए कहते हैं कोमल बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। जैसे हम कह दें कि कोमल
बहुत सुंदर है। कितनी? बहुत सुंदर है। अर्थात कोमल सुंदर तो है, लेकिन कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ अधिकता बोधक अव्यय कहलाएगा। क्या? अधिकता बोधक अव्यय कहलाएगा। सुंदर तो है, चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सुंदर है, इसका मतलब है काफ़ी सुंदर है। अधिकता का बोध यहाँ पे करवाया जा रहा है। ठीक साथियों, अगली बात करेंगे दूसरा हम कह दें कि न्यूनता बोधक अव्यय। कौन सा? न्यूनता बोधक अव्यय। न्यूनता बोधक अव्यय। न्यूनता बोधक अव्यय की अगर बात करें साथियों, तो इसके अंदर कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम कह दें कि जरा, थोड़ा, किंचित, जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, कुछ, न्यून, क्या? लगभग, लगभग, थोड़ा, प्रायः भी कह सकते हैं, इत्यादि शब्द जो आएंगे ये सब न्यूनता को प्रदर्शित करेंगे। किसे? न्यूनता को प्रदर्शित करेंगे। जैसे हम कह दें, क्या कह दें? यह साथियों जरा लिखा हुआ है। जैसे हम कह दें, उदाहरण की बात करें, कि कह दें मोहन जरा पानी लाओ, मोहन जरा पानी लाओ, मोहन जरा पानी लाओ। तो यहाँ क्या है? न्यूनता बोधक की बात की जा रही है। न्यूनता बोधक की बात की जा रही है। ठीक, जरा जो शब्द है ये न्यून चीज़ों को, कम मात्रा की चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे अगर हम कह दें राधा कुछ पैसे चाहिए, राधा कुछ पैसे चाहिए। जैसे हम कहते हैं राधा क्या चाहिए? पैसे तो चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? राधा कुछ पैसे चाहिए, अर्थात कुछ मात्रा में चाहिए, न्यून में। ठीक, ये नहीं कहना है कि मतलब राधा पैसे चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? कुछ पैसे चाहिए। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे परिमाणवाचक की बात कर लिए, स्थानवाचक, कालवाचक की बात कर लिए। अगली बात हम लोग करेंगे किसकी? रीतिवाचक की बात करेंगे। रीतिवाचक अव्यय की बात करेंगे। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग रीतिवाचक अव्यय की कर लेते हैं। अगली बात हम लोग रीतिवाचक अव्यय की करेंगे। जैसे हम कह दें यहाँ रीतिवाचक अव्यय, सॉरी हम लोग परिमाणवाचक पढ़े हैं ना, तो अधिकता बोधक पढ़े, न्यून बोधक पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्याप्ति बोधक। कौन सा? पर्याप्ति बोधक। तीसरा पर्याप्ति बोधक अव्यय। पर्याप्ति बोधक अव्यय की बात करें साथियों, तो इसमें इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं, जैसे बस, यथेष्ट, काफ़ी, बस, काफ़ी, पर्याप्त, बस, काफ़ी, पर्याप्त, ठीक इत्यादि शब्द जो आते हैं वो पर्याप्ति बोधक अव्यय को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम कह दें
जैसे हम कह दें इतना खाना पर्याप्त है। जैसे हम कह दें इतना खाना पर्याप्त है। क्या कह दें, इतना खाना जो है यह खाना है, लेकिन कितना है, पर्याप्त है। या कह दें यह खाना मेरे लिए पर्याप्त है। कह दें यह खाना मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक साथियों, तो यहाँ क्या है, पर्याप्ति बोधक अव्यय की बात की जा रही है। जैसे अगर हम कह दें दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम कह दें, जैसे हम कहें इतनी पढ़ाई काफ़ी है। इतनी पढ़ाई काफ़ी है। क्या है, ये जो पढ़ाई की जा रही है, हालांकि ये काफ़ी कभी नहीं होती, पर्याप्त कभी एक लेवल तक भले हो सकती है, लेकिन पूर्ण कभी नहीं होती। ठीक, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि इतनी पढ़ाई काफ़ी है। कितनी है, काफ़ी, अर्थात पर्याप्ति बोधक की बात यहाँ पे की जा रही है। किसकी बात, पर्याप्ति बोधक की बात यहाँ की जा रही है। अगली बात हम लोग करेंगे, तुलना बोधक की बात करेंगे। तुलना बोधक अव्यय, तुलना बोधक अव्यय की बात करेंगे। साथियों, तुलना बोधक अव्यय के अंतर्गत अगर कुछ शब्दों की बात करें तो इसमें आता है कम, अधिक। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं कम, अधिक, इतना, उतना इत्यादि शब्द जो होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं, तुलना बोधक शब्द होते हैं। कैसे शब्द, तुलना बोधक शब्द होते हैं। ठीक साथियों, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तुलना बोधक अव्यय हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें, जैसे हम कह दें राधा का नंबर, राधा का नंबर सीता से अधिक है। क्या है, राधा का नंबर सीता से कैसा है, अधिक है। यहाँ क्या तुलना की जा रही है, किससे, राधा का नंबर और सीता के नंबर से तुलना की जा रही है। तो जो राधा का नंबर है वह सीता से अधिक है। क्या है, सीता से अधिक है। ठीक साथियों, राधा का नंबर सीता से अधिक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। ठीक, अगली बात करें, जैसे अगर इसी में एक एग्जांपल और देख लें, हाल चाल। ठीक है, एक ही एग्जांपल पर्याप्त है। ठीक, अब अगला हम लोग देखते हैं। पांचवा होता है साथियों श्रेणी बोधक अव्यय। पांचवा जो होता है वो होता है श्रेणी बोधक अव्यय। श्रेणी अर्थात श्रृंखला वाला जो होता है, श्रेणी बोधक अव्यय। तो श्रेणी बोधक अव्यय की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे, श्रेणी बोधक अव्यय की बात करेंगे। पांचवा होता है श्रेणी बोधक अव्यय।
श्रेणी बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं साथियों कि जैसे कह दें बारी बारी, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, क्रमशः। क्या कहें? क्रमशः। या तो फिर कह सकते हैं तिल तिल। क्या कह सकते हैं? तिल तिल। इस प्रकार के इत्यादि शब्द जो होंगे वो श्रेणी बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम कह दें, जैसे एग्जाम्पल देखें हम लोग, जैसे हम कह दें कि खाना लेने बारी बारी से आओ, बारी बारी से आओ। अर्थात खाना लेने जो आपको जाना है वो कैसे जाना है? बारी बारी से जाना है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में आप लोगों को जाना है। इसके अंतर्गत कुछ निश्चित शब्द होते हैं जो कि बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, क्रमशः, तिल तिल इत्यादि शब्द जो होते हैं ये श्रेणी बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? श्रेणी बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक साथियों, किसके अंतर्गत? श्रेणी बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे रीतिवाचक अव्यय की बात करेंगे। किसकी? रीतिवाचक अव्यय की बात करेंगे। चौथी बात जो हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, तो उसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद हम लोग पढ़े स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक। हम लोग पढ़ेंगे रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक अव्यय की बात करें साथियों तो इसमें क्रिया को करने का ढंग या रीति बताया जाता है। इसमें क्रिया किस प्रकार से की जाएगी, रीति के अंतर्गत क्रिया को करने का ढंग बतलाया जाता है। क्रिया किस प्रकार से की जाएगी, इसके तरीके को, इसके ढंग को, इसके रीति को बताया जाता है। ठीक साथियों, लिख लेते हैं। जैसे लिख लें इसमें कि इसके अंतर्गत क्रिया के रीति करने का ढंग, रीति करने का ढंग, साथ ही साथ इसमें क्रिया को करने, रीति का ढंग और तरीके को, क्या? तरीके को बताया जाता है। क्या? तरीके को बताया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं साथियों, जैसे अगर हम बात करें ऐसे, वैसे, ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, क्या? अचानक, अवश्य, इसलिए, तक, अवश्य, इसलिए, तक इत्यादि शब्द जो होते हैं वो क्रिया को करने या करने के तरीके को या रीति को बताने का काम करते हैं। ठीक साथियों, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो लिख दें हम, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह दें कि मोहन
मोहन, क्या लिख दें, मोहन अचानक घर आ गया। मोहन अचानक क्या हुआ, घर आ गया। या लिख दे मोहन अचानक आ गया। मोहन आया तो, लेकिन कैसे आया, अचानक आया। पहले से आपको पता नहीं था कि हम कैसे आए। कई मित्र ऐसे होते हैं या कई गार्जियन ऐसे होते हैं कि लड़का रूम लेके अगर बाहर रह रहा है, हालांकि गार्जियन को ऐसा करना भी चाहिए कि अगर उनका बच्चा रूम लेके बाहर रह रहा है तो कभी कभी उसकी गतिविधियों को तलाशने के लिए उनके रूम पे गार्जियन अचानक पहुंच जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ भी बताई गई कि मोहन अचानक आ गया, पहले से आपको बताया नहीं था। तो ये रीति बताया जा रहा है कि मोहन आया तो, लेकिन कैसे आया, अचानक आया। अगली बात अगर करें तो लिख दें राधा स्कूल अवश्य आएगी। राधा स्कूल अवश्य आएगी। क्या करेगी, आएगी। राधा स्कूल क्या करेगी, आएगी। लेकिन कैसी, अवश्य आएगी, हर हाल में आएगी। निश्चित है, उसकी रीति ही बन गई है कि हमें स्कूल जाना है। ठीक, तो राधा स्कूल तो आएगी, लेकिन कैसी, बिल्कुल श्योर, अवश्य आएगी। ठीक साथियों, अगली बात हम कह दें कि जैसे एक शब्द होता है शायद, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं आज घर अवश्य शायद आऊं। मैं आज तुम्हारे रूम ज़रूर नहीं, मैं शायद तुम्हारे रूम आ जाऊं। या ये सही सेंटेंस नहीं बैठ रहा। जैसे हम कह दें मैं शायद आऊं, लिख दूं मैं शायद आऊं। क्या, मैं आऊँगा ये तो ठीक, लेकिन शायद ही आऊँगा, कन्फर्म नहीं है कि मैं आऊँगा। मैं आऊँगा ये तो ठीक, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि आऊँगा या नहीं, तो शायद ही है। ये रीतिवाचक अव्यय के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं। शायद शब्द भी रीतिवाचक अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक साथियों, तो ये हमारा अव्यय था जो कि हम सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत, क्रिया विशेषण अव्यय को हम लोग पढ़े। क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, जिसे जो कि स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक। कौन कौन से, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक अव्यय क्रिया विशेषण के अंतर्गत होते हैं। इन सभी चारों को हम लोग सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय को पढ़े, उसके बाद इसके भेदों को, चारों भेद को पढ़ने का काम किए। ठीक साथियों, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे हम ओवर करते हैं। इसके बाद अव्यय को और भी आगे बढ़ाएंगे, संबंध बोधक अव्यय को। कोशिश रहेगी कल की क्लास में अव्यय को ख़त्म करके न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक कोई शुरू किया जाए। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखा करिए, पूरे अच्छे से मन लगा के, जिससे कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग अच्छे से देखा करिए, साथ ही साथ क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। क्लास कैसी लगी ये भी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आप लोगों की समझ में आ रही हैं या तो मुझे और भी कुछ इम्प्रूव करना है। ठीक, तो ठीक है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्लासों को शेयर भी इच्छा होगी तो कर दीजिएगा, और भी लोगों तक क्लासें पहुंच जाएंगी जिसे ज़रूरत होगी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल की। ठीक, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।